जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट की यहाँ पे जो बची हुई शिफ्ट्स है आपकी, यानी कि 28 एंड 29 जनवरी की, वो यहाँ पे जो है आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो एक 3 दिन का अच्छा खासा ब्रेक मिला मेरे हिसाब से, आपने चीज़ों को जो है अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। अब लास्ट टाइम पे भी अगर आपके मन में जो है थोड़ा बहुत डर है तो वो इस वीडियो के बाद चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो है कुछ और इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले, और ये हमारा जो है पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी जो है 3 पार्ट आपके लिए रिलीज कर चुका हूँ एंड स्टूडेंट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद भी आया है। तो आपने अगर इन तीनों पार्ट्स को चेक नहीं किया तो जरूर से चेक करिएगा, क्योंकि इनके अंदर हमने जेईई मेंस के ही जो है आपके यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो आपको समझ में आएगा कि जेईई मेंस के जब क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं तो किस तरीके से ट्रिक्स को अप्लाई करके उन क्वेश्चंस को आप स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी आपको सब्जेक्ट का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है तो भी आप जो है इस क्वेश्चन को स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपको जो है भला ही उसका नॉर्मल अप्रोच पता है तो उससे भी जो है अगर फास्ट अप्रोच से करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, ये सब चीजें जो है आपको इन वीडियोस में देखने को मिल जाएगी। तो तीनों की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आज का हमारा वीडियो, इसके अंदर हमने 23 जनवरी शिफ्ट 1 के अभी जो आपका पेपर हुआ था उसके यहाँ पे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस लिए, और उनमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम जो है उन क्वेश्चंस को स्मार्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, भला ही आपको उतना ज्यादा जो है सब्जेक्ट का अगर नॉलेज ना भी है। और अगर आप जो है और भी इस टाइप के वीडियोस चाहते हैं, मतलब आपकी जो बची हुई शिफ्ट्स, तो आप इस वीडियो को जरूर से जो है लाइक करिएगा। एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहे 1000 लाइक्स का, जैसा कि हमने पार्ट 3 में लिया था, और यहाँ पे वो लाइक्स का टारगेट खत्म हो चुका है, तो इसलिए जो है हमने आपके लिए यहाँ पे पार्ट 4 को रिलीज किया है। और भी अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सबसे पहला क्वेश्चन, तो फॉर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट 0.5 सेकंड। देखिए वीटी का यहाँ पे ग्राफ दिया है, तो मेरे हिसाब से आपको जो है एक सिंपल सा यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि अगर हमारा जो पोजीशन दिया है या डिस्प्लेसमेंट दिया है उसको हमने जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, उसको डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये कैसे मिल रहा है? डिफरेंशिएट करके। और थोड़ा सा भी अगर कैलकुलस का, मतलब एकदम ही बेसिक्स की बात कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो हमारा एक्सटी ग्राफ है ना उसके स्लोप के थ्रू जो है यहाँ पे वी को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर ग्राफिकली मैं बात करूं। और यही सेम चीज जो है यहाँ पे आपकी चल रही है। अब अगर हमें उल्टा चलना है तो देखो भाई, डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस क्या होती है? इंटीग्रेशन। तो एक्सेलरेशन से मुझे v चाहिए तो मैं इंटीग्रेट करूंगा इसको विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे टाइम, तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। और इंटीग्रेशन का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे होता है कि हम एरिया अंडर द कर्व जो है फाइंड कर रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे, तो भाई जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो है आपको पोजीशन पूछा है तो बेसिकली मुझे यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। एरिया कहां से कहां तक का कैलकुलेट करना है? 0.5 सेकंड की यहाँ पे बात हो रही है, तो हम थोड़ा जो है यहाँ पे देख लेते हैं। ये अगर 2 सेकंड है तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारा 1 हो गया, और इसका आधा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 0.5 सेकंड हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब इधर पे अगर हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे मार्क कर दे तो मुझे ना ये वाला एरिया जो है यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है मुझे फाइंड करना है। अब ये वाली वैल्यू को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें कि क्या वैल्यू हमें जो है देखने को मिलेगी। तो ये 1 है जो कि इसका मिड है ना, 0 से 2 का मिड है। तो यहाँ पे ये अगर जो है मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये 200 और 400 का मिड पॉइंट होगा, तो वो कौन सा होगा? यहाँ पे 300, सीधी सी बात है। अब 0.5 जो है 0 और 1 का मिड पॉइंट है, तो ऐसे ही अगर हम जो है ये वाले पॉइंट की बात करें कि ये यहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 250, 200 और 300 का मिड पॉइंट, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे मुझे जो है समझ में आ गया कि एक ट्रेपेजियम है जिसका ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? 250, ये वाला जो है अपना 200 है, और यहाँ पे जो है 0.5 और ये 0, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये अपना 0.5 हो गया। ये वाला जो है ये अपना कितना यहाँ पे हो जाएगा? ये हो गया 250, ये अपना कितना हो गया? 200। तो ट्रेपेजियम का जब एरिया निकालना है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 200 प्लस 250 कितना हो जाएगा? 450 इंटू हाइट, ये कितना हो गया? 0.5, तो 1/2। तो यानी कि 225 का भी डिवाइड बाय 2 कर दूं, मतलब कि 112.5 हमारा आंसर रहेगा। एरिया ये तो मेरे हिसाब से प्राइमरी क्लासेस से करते आते हो, और ये बेसिक से कॉन्सेप्ट तो भाई बोर्ड लेवल पे अपन देखते हैं, तो इसके थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे भी ग्राफिकली ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है वो पूछे ही जाएंगे, तो ये बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट वहां पे लगा लेना। हो सकता है इसकी जगह जो है दूसरा कोई ग्राफ दे दिया जाए आपको। चलिए अगला देखते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम इज, ये आपको देखे रखा है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ये तो भाई इस टाइप के बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अभी मैंने जो है पिछले ही किसी पार्ट के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। मैंने एक सिंपल सा लॉजिक आपको बोला था कि भाई अगर हमें जो है कोई एक चीज है जो कि हम केजी में कर रहे हैं, जैसे कि 5 केजी एप्पल्स मान लो, तो उसके साथ भाई तुम 2 मीटर एप्पल थोड़ी ऐड कर पाओगे और 2 मीटर एप्पल जैसी कोई चीज ही नहीं होती ना, या फिर कहो 2 मीटर क्लॉथ थोड़ी ऐड कर पाओगे, क्योंकि वो दोनों डायमेंशनली अलग अलग चीज है। तो अपन अगर दो चीजों को ऐड कर रहे हैं
तो इसका मतलब वो डायमेंशनली यहाँ पे चीजें सेम रहनी चाहिए, और उन दोनों को जब ऐड करके जो चीज मिलेगी वो भी उसी का सेम डायमेंशन रख रही होगी। 5 kg एप्पल प्लस 3 kg एप्पल, तो टोटल कितना हो गया 8 kg एप्पल, या फिर 5 kg एप्पल प्लस 3 kg ऑरेंजेस भी बोल दो, चलो भाई प्रोडक्ट अपना भलाई चेंज भी हो गया, लेकिन ये दोनों kg में तो हम कहेंगे कि हमारे पास 8 kg के फ्रूट्स है, सीधी सी बात है। अब यही लॉजिक अपन यहां पे लगाएंगे कि यहां पे ये वाली चीज है, ये चीज ऐड हो रही है, तो डायमेंशनली ये दोनों चीजें सेम रहनी चाहिए। और यहां पे साइन टी लिखा है, भाई साइन होता क्या है, साइन होता क्या है, साइन सीधी सी बात है, अगर मैं साइन थीटा की यहां पे बात करूं तो वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मतलब एक जो साइड हमारी लेट से मीटर में है और ये दूसरी साइड जो भी मीटर में है, तो मीटर मीटर तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अगर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो सीधी सी बात है कि a sin t का डायमेंशन a के ही बराबर होगा, ऐसे b cos स्क्वायर t का डायमेंशन जो है b के बराबर रहेगा, और ये दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि दो डायमेंशनली सेम क्वांटिटी को ही अपन ऐड कर सकते हैं। फिर इधर पे देखें तो ये जो है सी टी स्क्वायर के इक्वल रहना चाहिए, डायमेंशन की बात कर रहा हूं, और ये जो है डी के इक्वल रहना चाहिए। अब इन चारों के जो सम से क्वांटिटी मिलेगी वो भी जो है आपकी डायमेंशनली सेम रहनी चाहिए, तो ये सब जो है एक्स टी के बराबर रहेगी, और एक्स टी यानी कि एक्स क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी जो वो रहेगी यहाँ पे यूनिट क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। आ गई बात समझ में। तो एबीसी अपॉन डी निकालना है, एबीसी अपॉन डी निकालना है, तो ए जो है वो डी के बराबर है डायमेंशनली, बी जो है वो भी डी के बराबर है, सी जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पे डी बाई टी स्क्वायर के, क्योंकि सी टी स्क्वायर इजिकल टू डी लिखूंगा तो ये क्या हो गया, डी बाई टी स्क्वायर, तो इसको ऐसा लिख दो, और नीचे तो डी आ ही रहा है, तो ये डी डी कैंसिल हो गया, और जो डी ये ऊपर क्या बन गया, डी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और डी किसके इक्वल है, पोजीशन के ही इक्वल है, तो डी की अपन क्या रख सकते हैं, एल रख सकते हैं, तो एल स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -2, तो डायमेंशनली ये अपना जो है आंसर आ गया। इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक जो ऑलरेडी मैं शॉर्ट ट्रिक में डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि पिछली किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस q1 q2 एंड मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली इज, जहां पे सिंबल्स का जो है यूजुअल मीनिंग है। तो अब इन्होंने बोला रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। पहली बात तो सीधी सी बात सोचो, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अपना यहाँ पे किससे, चार्जेस से रिलेटेड होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अपना मासेस से रिलेटेड रहेगा, और अपन को ये पता है कि ये जो है इसके अंदर के q1 q2 इस टाइप का जो है चार्जेस का प्रोडक्ट रहता है, इसमें मासेस का प्रोडक्ट रहता है, तो ये चीज जो है न्यूमरेटर में रहनी चाहिए अपनी q1 q2, और जो मासेस वाली चीज है वो डिनोमिनेटर में रहनी चाहिए। तो ऐसा किस इसके अंदर हो रहा है, सिर्फ इस ऑप्शन और इस ऑप्शन के अंदर हो रहा है, तो ये दो तो अपने कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में से हमें जो है निकालना है कि कौन सा सही आंसर रहेगा। तो एक और चीज सोच के देखो, आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है वो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना, ये तो बहुत ही फेमस अपने को ये चीज पता है कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² रहता है। सेम चीज जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है कि प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये मतलब प्राइमरी क्लासेस में देखते हैं अपन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि हाँ ये जो है आपका यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस रहेगा तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ यहाँ पे जो है रेडियस रहता है ना, ये चीज तो अपन जो है बहुत पहले से यहाँ पे देखते हुए आ रहे, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वो रहता है। तो अब ये चीज अपने को यहाँ पे जो है समझ में आ गई है, तो आप ये दोनों ही अगर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो r² तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब r की पावर 4 तो आएगा ही नहीं, तो ये वाली क्वांटिटी जो है अपनी यहाँ पे सही है। बाकी आप डायमेंशन चेक करके भी जो है ये बता सकते थे कि हाँ भाई कौन सा जो है डायमेंशनली अपना यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस है तो डायमेंशनली तो ये जो है मतलब कोई डायमेंशन यहाँ पे बचना ही नहीं चाहिए, डायमेंशन लेस चीज देखनी चाहिए, तो ऐसे भी चेक कर सकते थे, पर ये ज्यादा इजी मेथड है, तो फोर्थ वाला जो है अपना यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, मैच द कॉलम एप्रोप्रिएटली रिगार्डिंग द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये भी क्वेश्चन इतना ज्यादा सिंपल, मतलब देखिए ना कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस तो हमें बिल्कुल भी एग्जाम के अंदर छोड़ के नहीं जाने चाहिए थे। आप अगर जो है यहाँ पे नहीं भी उतना पढ़ रहे तो ये सब क्वेश्चंस तो भाई बेसिक से बनने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब देके रखा है कि इस साइड बोला है कंडीशन देके रखी है, और इस साइड जो है आपका ये देके रखा है कि क्या जो है कौन सी प्रोसेस यहाँ पे हो सकती है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखो, प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा तो कौन सी प्रोसेस होती है, आइसोबैरिक, है ना, ये वाले तो भाई बेसिक से अपन को जो प्रॉपर्टीज पता है। आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, आइसोबैरिक जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, फिर आपका जो है और कौन सा यहाँ पे आ जाता है, आपका जो यहाँ पे आइसोकोरिक भी बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये वाली बेसिक से अगर चीजें पता है तो अपन भाई इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते थे। क्यू का जो है थर्ड रहेगा, ऑप्शंस चेक करें तो यहाँ पे भी तो क्लियरली वैसे एक और चीज दिख रही है कि क्यू सभी में थर्ड है, तो ये नहीं भी पता था तो हम कम से कम ये जरूर बोल सकते थे कि क्यू का थर्ड रहेगा, है ना, बेसिक से कॉमन सेंस से ये चीज बता सकते थे क्योंकि सभी ऑप्शन में क्यू का थर्ड दिया है।
समझ में आ रही है ये चीज। अब अगला जो है अपन को यहाँ पे निकालना है, तो दूसरा यहाँ पे ये देखिए, व्हेन नो हीट इज एक्सचेंज, कोई हीट अगर एक्सचेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब डेल्टा क्यू जीरो रहेगा ना। क्यू क्या होता है? हीट होता है। जब कोई हीट एक्सचेंज ही नहीं हुई है तो जो यहाँ पे चेंज इन आपका हीट रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल टू जीरो रहेगा। तो ये तो कॉमन सेंस से बता सकते थे। आर का हमारा सेकंड रहेगा और एक ही ऑप्शन में आर का सेकंड था, तो सेकंड वाला सही आंसर है। कभी कभी पूरा मैच द कॉलम अपन को सॉल्व भी नहीं करना पड़ता है, ऐसे ही जो है कभी कभी आंसर अपने निकल आते। चलिए अगला यहाँ पे देखें, तो मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से यहाँ पे अब ये जो है केमिस्ट्री का अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम देखें कि ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज यहाँ पे दी हुई है। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का यहाँ पे जो है मतलब समझने की कोशिश करो कि इस कंपाउंड के अंदर जो है आपके ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए। एक जो अपन को यहाँ पे सुनने से समझ में आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं किसके अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन है। वैसे भी ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जो है ना अपने आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से निकल आता है, लेकिन अपन तो टोटल इलेक्ट्रॉन से चेक कर लेते, सेम ही चीज आएगी, क्योंकि बाकी सब शेल्स के अंदर जो उसके जो पहले भी रहते हैं उसके अंदर जो है ना पेयरिंग हो जाती है, तो इवन नंबर ही निकल आएंगे, तो कोई भी चीज अपन को यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगी। तो बोरॉन के लिए चलो चेक करते हैं, बोरॉन में कितना रहेगा। पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट तो अच्छे से पता होंगे कौन कौन सी पोजीशन पे। बोरॉन किस पे रहेगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5वें नंबर पे रहेगा, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन के अंदर जो है यहाँ पे कितने रहेंगे आपके देखने को मिलेंगे? हाँ, तो फ्लोरीन के अंदर 9 देखने को मिलेंगे। अब इसके अंदर टोटल आपके 3 है, तो 9 × 3 कर दो, तो 27 और 5 32 इवन आ रहे, तो ये अपना नहीं हो सकता। सी के लिए चेक करें तो ये हो गया अपना 6, क्लोरीन के लिए हो गया 17, 17 इंटू इसको 4 कर दो, तो ये इवन नंबर और इवन नंबर, इवन इवन क्या हो जाएगा? दोनों ऐड होके इवन ही मिलेगा। फिर इसके लिए चेक करते हैं, फॉस्फोरस के हो गए 15, क्लोरीन के हो गए 17, 17 इंटू 5, तो ये आपका समथिंग ऑड आएगा और ये ऑड आ रहा है, ऑड प्लस ऑड क्या आ जाएगा? इवन आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा ये है, मतलब कि NO का जो है आपका फर्स्ट रहेगा, तो डी का जो है फर्स्ट, ये वाला और ये वाला जो है ऑप्शन यहाँ पे पॉसिबल है। और इससे अपन को एक और चीज यहाँ पे पता चल रही है कि ए का तो पक्का यहाँ पे फोर्थ हो गया है, तो ए का फोर्थ ये भी हो गया है। तो अब बचे क्या? बी, सी, जिसके अंदर सेकंड या फिर थर्ड में से कोई जो है इनके ऑप्शंस यहाँ पे रहने वाले। अब सीधे सीधे सोच के देखो भाई, CCl4 की मैं बात करूं, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो कार्बन के साथ जो है 4 क्लोरीन अटैच है, और कार्बन की भाई वैलेंसी क्या है कि वो जो है उसको साथ जो है 4 यहाँ पे अपने अटैच रह सकते हैं, और सारे जो है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस वाले वो सभी जो है एक एक क्लोरीन के साथ अपने हो गए शेयर। तो इसका मतलब उसने अपना ऑक्टेट तो भाई कंप्लीट कर लिया ना, चारों के साथ शेयर करके, सीधी सी बात है। तो ये समझ में आ रहा है कि बी का थर्ड रहेगा, तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन के अंदर दिया है? थर्ड वाले में दिया है, वही हमारा सही आंसर हो गया है ना। ये सब जो ऑक्टेट चीजें ये भी प्राइमरी क्लासेस में आप देखते हो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता। ऑड इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज तो मेरे हिसाब से कॉमन सेंस से ही समझ में आता, जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो सही आंसर है। समझ में आ रही है ये चीज। अगला देखते हैं अब ये क्वेश्चन, नेम रिएक्शन मैंने बार बार रिपीट करा है कि जरूर से कर लेना, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लो क्वेश्चन आ भी गया था, पर चलो मैंने मान लिया आपको नेम रिएक्शंस नहीं पता थी, फिर भी ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए सॉल्व कर लेते। ध्यान से देखना, एक यहाँ पे फिटिक रिएक्शन दी है और एक वुड्स फिटिक रिएक्शन दी है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि भाई थोड़ा बहुत ही कुछ चेंज हुआ होगा, क्योंकि फिटिक आया है तो कहीं ना कहीं रिएक्शन सिमिलर सी होंगी, थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुल्का चेंज होगा। तो यहाँ पे अगर अपन ऑप्शंस में देखें तो ये दो है जिसके अंदर हमें दिख रहा है रिएक्टेंट भी एक सेम है, और जो यहाँ पे आपका लिया जा रहा है कि इसके अंदर क्या चीजें डाली गई है वो भी जो है अपने को सेम देखने को मिल रही है। तो हमारा जो एक इंट्यूशन माइंड यहाँ पे कह रहा है ना कि भाई क्या इंट्यूशन रखे अपन, तो ए और सी का जो है पक्का क्यू या फिर आर में से ही इस तरीके से होगा। ठीक है, जो भी होगा, मुझे नहीं पता कि ए का आर के साथ है कि ए का क्यू के साथ है, पर ए और सी पक्का है क्यू और आर से ही रिलेटेड है, या तो ऐसे होंगे या तो फिर ऐसे होंगे। समझ में आ रही है ये चीज। तो अपन जो है यहाँ पे ऑप्शंस को देखें तो ए क्यू के साथ है, ए क्यू के साथ है, ए क्यू के साथ है, बट यहाँ पे ए पी के साथ दिया है, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए या तो क्यू के साथ जाएगा या तो आर के साथ जाएगा। फिर अगला यहाँ पे आप सी के लिए चेक करते हैं, सी का यहाँ पे आर के साथ दिया है, यहाँ पे एस के साथ दिया है, यहाँ पे एस के साथ दिया है, तो ये और ये वाले कैंसिल हो गए, क्योंकि सी या तो क्यू के साथ जाएगा या आर के साथ। तो 3 ऑप्शन तो अपने कैंसिल हो गए, तो फर्स्ट वाला अपना सही आंसर है। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही इस क्वेश्चन को यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लिया। नहीं पता था हमें कौन सी क्या रिएक्शन है, लेकिन एक बेसिक सा लॉजिक लगाया और ये हमारा जो है सही आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 12/13 cos x प्लस 5/13 sin x is और x बिलोंगिंग टू π/2 कॉमा पाई और आपका क्लोज ब्रैकेट दिया है। अब जनरली स्टूडेंट्स इसको जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हाँ इस तरीके से जो है सॉल्व होगा। मत करो, यहाँ पे जो है ना जब बोला गया है कि भाई x की वैल्यू इतनी जो है वैल्यूज के बीच में रह सकती है और π/2 इंक्लूडेड है, तो एक काम करो ना, x की जगह π/2 डाल दो, ये वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। साइन π/2 कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना आ गया? cos इनवर्स 5/13। अच्छा,
इसको अगर मैंने कुछ यहाँ पे थीटा कह दिया तो कॉस थीटा मेरा कितना हो गया यहाँ पे 5/13, ठीक है। यानी कि एक ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं तो ये 5, ये 13 और ये वाली साइड क्या आ जाएगी, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये आ जाएगी 12। तो टेन थीटा में यहां से क्या कह सकता हूं, टेन थीटा में यहां से क्या कह सकता हूं 12/5। सही बात है, टेन थीटा अगर मेरा जो है 12/5 आ गया। अब एक बार जो है ऑप्शंस में अपन चेक करते हैं एक्स की जगह π/2 डालने पे कि कौन सी वैल्यू जो है हमें यहाँ पे tan इनवर्स 12/5 दे रही है, क्योंकि ये जो है थीटा के बराबर था तो tan इनवर्स 12/5 के ही ये इक्वल आ जाएगा, है ना। जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे x की जगह π/2 डाल रहे हैं तो ऑप्शंस में डाल के देखो x इक्वल टू π/2 पे कौन सा दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक तो इधर 12/13 और 4/5 दिया है जो कि अपने उतने ज्यादा रिलेटेड नहीं लग रहे, क्योंकि tan इनवर्स 12/5 दिया है, ये थोड़ा सा 5/12 बस इनवर्स दिया और इसमें एक x जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो ये क्या है, हम जब इसके अंदर π/2 डालेंगे तो π/2 माइनस tan इनवर्स 5/12 हुआ, तो इसको मैं उल्टा लिख सकता हूँ cot इनवर्स 12/5। और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2 के बराबर। तो ये किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 12/5। सीधा सा जो है ऑप्शन 3 अपना सही आंसर होगा। कितना ज्यादा टाइम सेव हो गया, अपन को उसको कुछ खोलने की कोशिश नहीं पड़ी, है ना। स्मार्टली इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे जो है सॉल्व कर सकते थे। अगला यहाँ पे देखें तो fx इजिकल टू यहाँ पे आपका जो है ln x है, gx आपका ये देके रखा है, तो डोमेन जो है हमें fgx का यहाँ पे फाइंड करना था। अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छे से वर्क करता है, लगाते हुए आना चाहिए। यहाँ पे fgx हमारा क्या हो जाएगा, fgx क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। fgx यहाँ पे क्या हो जाएगा, fgx अपना हो जाएगा log बेसी और यहाँ पे जो ये पूरी क्वांटिटी लिखी है वो आ जाएगी, ठीक है। ये वाली जो क्वांटिटी लिखी है आपकी ये आ जाएगी, तो -1/2x² माइनस 2x + 1, ठीक है। ये चीज अपनी जो है यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे पूछा है डोमेन निकालना है हमें और ऑप्शंस हम सभी के सामने जो है दिए हुए। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर जो है थोड़ा सा सोचने की अगर हम कोशिश करें यहाँ पे तो सबसे पहले अगर मैं जैसे यहाँ पे 2 डालूं, मैं जो है ना इसके अंदर जो है x की जगह यहाँ पे 2 डालता हूँ, x > 0 यहाँ पे बोला है तो अपन 2 डाल सकते हैं। 2 अगर मैंने यहाँ पे डाला तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2⁴ माइनस 2 × 2³ यानी कि 8, फिर ये क्या हो जाएगा -2² यानी कि -4, ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 2² कितना हो गया 4, 4 × 2 8, -2 × 2 ये 4 और यहाँ पे +1। अब अपन को एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू नहीं निकालनी, ऊपर ध्यान से देखो 16 × 2 क्या हो जाएगा 32, 32 में से 16 गया 16, -4 + 4 कैंसिल, -1 मतलब कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है और नीचे भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू अलाउड है क्योंकि लॉग के अंदर पॉजिटिव वैल्यू अपन ले सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू अपनी जो है रहेगी। अब इसके अंदर जो है 2 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है तो ये अपना कैंसिल हो गया, इसके अंदर जो है 2 इंक्लूडेड है, इसके अंदर 2 इंक्लूडेड है और इसके अंदर भी 2 इंक्लूडेड है। चलो अब ठीक है, एक ऑप्शन कम से कम अपन ने एलिमिनेट कर दिया। अब एक काम करते हैं, मैं x = 1 पे चेक कर लेता हूं। अगर x = 1 जो है अपना यहाँ पे आ रहा है तो इन दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा और नहीं आ रहा है तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। तो x = 1 अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे डाल के देखूं तो ये मेरा जो है कितना आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पे 2 फिर -2 फिर यहाँ पे +2 और यहाँ पे -1। ध्यान से देखो ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऊपर नेगेटिव आ जा रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 -2 + 1, नीचे पॉजिटिव आ रहा है। तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। लॉग के अंदर नेगेटिव डल सकता है, नहीं डल सकता है, यानी कि 1 अपना इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तो ऑप्शन 1 अपना सही आंसर है क्योंकि इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है जबकि इसमें 1 जो है इंक्लूडेड है और इसके अंदर भी 1 क्या है अपना इंक्लूडेड है। तो ये दोनों भी जो है अपने ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। इस तरीके से स्मार्टली आप सॉल्व कर सकते थे। तो आगे भी अगर डोमेन रेंज के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ जा सकते हो, बहुत कम टाइम लेता है और कई बार ऐसा लिखना भी नहीं पड़ता, फटाफट रफ वर्क में करके आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो स्पीड अपनी जितनी ज्यादा अपन बढ़ा पाएंगे, यहाँ पे टाइम सेव करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में जो है टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को जो है यहाँ पे पसंद आया होगा, है ना। बाकी अगर जो है आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जैसे ही हमारा टारगेट खत्म होता है हम आपको फटाफट, जैसा हम आपको प्रॉमिस करते हैं वैसे ही जो है वीडियो आपके लिए रिलीज कर देते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।